जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय शाम 7 बजे से हम लोगों के हिंदी का क्लास का सीरीज चल रहा है। परीक्षा कहीं की, हिंदी यहीं की। ये आप लोगों का चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, चाहे बीएड एग्ज़ाम हो, कक्षा 10 या कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी का शानदार सीरीज चल रहा है। इसमें हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि का पढ़ रहे हैं, संधि प्रकार और ट्रिक। और इसमें हम लोग भाग 3 के बारे में आज देखेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने स्वर संधि देखा। भाग 2 में हम लोगों ने व्यंजन संधि के नियमों और ट्रिक को देखा। और भाग 3 में आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। बेटा, स्वर संधि तो लगभग आसान है, और आसान क्या है, लगभग सभी लोग उसको पढ़ लेते हैं। व्यंजन संधि में कन्फ्यूजन होता है, और विसर्ग संधि तो कोई पढ़ता ही नहीं है, उसको छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हिंदी के लिए आप लोगों को हिंदी साहित्य का एक सीरीज अलग से चलाया गया है, जिसमें कवि, लेखक, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। वो भी आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के नाम से वो सीरीज है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंग्लिश का क्लास चल रहा है, तो गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। स्कूल प्लस कॉम्पिटेटिव सीरीज है, कक्षा 10-12 के लिए भी और समस्त प्रकार के कंपटीशन के लिए भी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि विसर्ग संधि है क्या। ये सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का ये कौन सी संधि है बेटा, तो विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में हम लोग आज इसके नियमों को, इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो देखिए, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर बाद नहीं लिखा है तो उतना समझ लेना कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। हम लोगों ने संधि की परिभाषा में यही पढ़ा था कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। तो ऐसे स्वर में पढ़ा कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और हम लोगों ने व्यंजन वाले में पढ़ा कि व्यंजन के पहले अथवा बाद में कोई स्वर या व्यंजन के आने से जो व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग मतलब क्या हुआ, आह हुआ। विसर्ग का मतलब ये वाला आह हुआ। अब इसके बाद में चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, देखिए बाद में कोई ऐसा शब्द आप लोग नहीं पाते हैं जो सीधे विसर्ग से शुरू हो। तो बेटा, इसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो जो विसर्ग में परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। उदाहरण अब यहाँ पर और इसके नियमों को देखते हैं। तो नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ध्यान रखना, यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। टा या ठा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, और ता या था व्यंजन हो तो विसर्ग का ये वाला सा हो जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं, चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, और तालु ही उच्चारण स्थान होता है सा का। तो जब चा वर्ग का चा या छा आएगा तो कौन सा अक्षर बनेगा, सा बनेगा, विसर्ग बनेगा। और अगर हम बात करें बेटा टा वर्ग का, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है। और इस वाले सा को भी मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसका भी उच्चारण स्थान सा होता है। तो टा या वर्ग के यानी टा या ठा आने पर सा बन जाएगा। और अगर हम बात करें ता वर्ग का, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है ये दंत होता है। ये क्या होता है, दंत होता है। और इस वाले सा का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। तो यहाँ पर अगर ता या था आएगा विसर्ग के बाद में, तो जो विसर्ग बदलेगा वो सा में बदल जाएगा, मतलब अपने उच्चारण स्थान वाले वर्णों में ही बदलेगा। चलिए उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे हमने उदाहरण में लिया निह धन चल। अब देखो, निह में अंत में विसर्ग है कि नहीं है, और चल में अंत में शुरुआत में चा है। तो यहाँ विसर्ग आ रहा है यानी आह आ रहा है, और इसके बाद में चा आ रहा है। तो ये आह जो बदल जाएगा ये किस में बदल रहा है, ये सा में बदल रहा है। सा पर हलंत है, मतलब आधा सा है। तो बन क्या जा रहा है, निश्चल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, निश्चल बन रहा है।
अब इसके बाद अगर हम देखें निह धन छल, तो निह के अंत में क्या है बेटा, तो विसर्ग है। क्या है, विसर्ग है। बताइए कि जी हाँ सर जी विसर्ग है। और छल के आरंभ में क्या है, तो छा है। अब चाहे चा आए चाहे छा आए, विसर्ग को किस में बदलना है, तो विसर्ग को इस वाले सा में, तालव्य सा में बदलना है। तो ये क्या बन गया, निश्चल बन गया। क्या बन गया, निश्चल। ऐसे देखें धनु धन टंकार, तो धनु के अंत में विसर्ग है कि नहीं है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर टा है। अब विसर्ग के बाद में जब टा या ठा आएगा तो टा या ठा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, और इस वाले सा का उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य होता है। तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, इस वाले मूर्धन्य सा में बदलेगा। लेकिन इस पर ये हलंत है, तो हलंत मतलब आधा हुआ, तो ये क्या है, धनुष टंकार बन गया। क्या बन गया बेटा, धनुष टंकार बन गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उदाहरण देख लेते हैं, जिससे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए तो निह धन ठुर, निह के अंत में विसर्ग है। निह के अंत में क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद ठा है, तो चाहे विसर्ग के बाद टा आए चाहे ठा आए, विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य सा में। तो ये क्या बन गया, निष्ठुर। क्या बन गया, निष्ठुर। ऐसे फिर देखें तो निह धन तेज, निह के अंत में क्या है, तो बोलेंगे विसर्ग है। और यहाँ पर ता है, क्या है, ता है। तो जब विसर्ग के बाद में ता या था आएगा, तो विसर्ग ता और था का उच्चारण स्थान दंत होता है, दांत होता है, और इस वाले सा का उच्चारण स्थान भी दांत होता है। तो ये किस में बदल जाएगा, दंत सा में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट आपका नमः धन ते में लगता है। देखिए नमः में अंत में विसर्ग है और ते में ता है, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। क्या बन जाएगा बेटा, नमस्ते। ऐसे नमः धनकार तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे नियम को। आशा है पहले नियम को समझ गए होंगे आप लोग, और कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म करें जी सर लिख करके, या फिर आप लोग हैंड रेज करके कि जी सर समझ में आ गया है। हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद सा 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 मतलब कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा और सा में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग यथावत बना रहता है। क्या होता है, विसर्ग यथावत बना रहता है, अर्थात विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब सा होगा तो, अथवा विसर्ग के आने के बाद वाले व्यंजन का रूप ले लेता है। अथवा आने वाले बाद के व्यंजन का रूप मतलब कि जैसे विसर्ग के बाद में अगर तालव्य सा आ रहा है तो वो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाएगा, या फिर मूर्धन्य सा आ रहा है तो मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, और अगर दंत्य सा आ रहा है तो दंत्य सा में बदल जाएगा। या तो विसर्ग अपने ही रूप में रह जाएगा, या फिर वो इस रूप में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पर आप देखिए दुह धन शासन। अब देखिए दुह के अंत में क्या है बेटा, तो विसर्ग है। दुह के अंत में क्या है, विसर्ग है। और शासन में आरंभ में क्या है, तो सा है। शासन में आरंभ में तालव्य सा है ना, तो ये विसर्ग या तो विसर्ग ही रह जाएगा, जैसे चाहे दुशासन लिखो, या फिर ये वाला जो आपका विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, तो ये तालव्य सा में बदल जाएगा, तो दुशासन हो जाएगा। मतलब चाहे दुशासन लिखो चाहे दुशासन लिखो, दोनों आपका सही होगा। ऐसे ही निधन संकोच, निधन संकोच, तो निह के अंत में विसर्ग है और संकोच के आरंभ में क्या है, तो दंत्य सा है। संकोच के आरंभ में क्या है बेटा, तो दंत्य सा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला विसर्ग या तो सा में बदल जाएगा, दंती सा में, या फिर विसर्ग का ही रूप रखेगा। तो चाहे निसंकोच लिखो और चाहे निसंकोच लिखो, चाहे निसंकोच चाहे निसंकोच, दोनों सही है। ऐसे ही दुहधन साहस, तो इसमें क्या होगा, या तो दुस्साहस होगा या फिर दुस्साहस होगा। मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लग रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देखा, इस उदाहरण को देखा, आशा है आपको नियम समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन सभी नियमों को हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे हमें ये मिलेगा, तो ये सारे PDF आप लोगों को आपके अपने टारगेट विद जितेंद्रा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से आपको वहाँ से सारे PDF प्राप्त हो जाएंगे। PDF आपको बहुत जल्द ही पिछली PDF जो रहे हैं उनको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और ये वाले PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद में यदि का खा
अथवा पाफा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखना है कि अगर विसर्ग के बाद में का खा आ जाए या फिर पाफा आ जाए, जैसे चाछा, टाठा और ताथा, मतलब ता वर्ग का पहला दूसरा चा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, फिर टा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और ता वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, इस पर आप लोगों ने परिवर्तन देख लिया पहले ही नियम में। लेकिन अगर का वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और पा वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ होने पर विसर्ग का सा हो जाता है, मतलब ये वाला मूर्धन्य वाला सा हो जाएगा अगर इसके पहले छोटी ई है या फिर छोटा ऊ है। लघु ई या लघु ऊ है तो उसका विसर्ग का क्या हो जाएगा बेटा, तो सा हो जाएगा, भले ही उसके बाद में का खा हो चाहे पाफा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए रजह धन कण, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो पहले तो विसर्ग है, रजह के अंत में क्या है, विसर्ग है, इसके बाद में का है इसके बाद में क्या है, का है। तो यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि क्या कोई परिवर्तन विसर्ग में नहीं हुआ, ये अपने ही रूप में रह गया, तो क्या हो गया, रजह कण हो गया। क्या हो गया बेटा, रजह कण हो गया। ऐसे हम लोग देखें अंतः धन करण, तो अंतः में क्या है, अंत में विसर्ग है, अंत में क्या है बेटा, तो अंतः में देखो ये विसर्ग है और इसके बाद में का है, तो यहाँ जो ये वाला विसर्ग है ये विसर्ग अपने ही रूप में रह गया, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये विसर्ग ही रह जाएगा और क्या बन जाएगा, अंतःकरण बन जाएगा। ऐसे और देख ले तो प्रातः धन काल, यहाँ भी प्रातः के अंत में विसर्ग है और काल में आप लोग देखते हैं का है, तो क्या बन गया, प्रातः काल। यानी ऐसे में हम लोगों ने देखा इन तीन उदाहरण में कि विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ जब बाद में का खा या फिर पाफा आ रहा हो। चलिए और उदाहरण देखते हैं। ऐसे अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि दुह धन कर्म, तो दुह में आप देखिए छोटा ऊ है, इसके बाद में विसर्ग है, जैसे दा पर छोटा ऊ का मात्रा है ना, फिर विसर्ग है और उसके बाद में का है। तो अब यहाँ पर जो आपका विसर्ग है ये बदल जाएगा मूर्धन्य सा में ये किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, और ये क्या बन जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा। ऐसे ही देखें निह धन फल, तो देखिए निह में छोटी ई है, ये नियम का अपवाद था ना, छोटी ई है, फिर विसर्ग है, इसके बाद में क्या है, फा है। तो ये विसर्ग जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो रहा है मूर्धन्य सा में, और क्या बन रहा है, निष्फल बन रहा है। ऐसे ही निह धन कलंक है, तो यहाँ पर छोटी ई है, विसर्ग है और उसके बाद में का है, तब भी ये बदल रहा है किसमें, सा में, तो क्या बन रहा है, निष्कलंक बन रहा है। आशा है आप लोगों को तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भ्रम की स्थिति है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। और चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नियम, हम लोग चलते हैं चौथे नियम पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने बेटा अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। और देखिए क्या है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा मा हो जाता है, माँ नहीं भाई, विसर्ग का रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा। ध्यान रखना है। फिर से देख लो कि विसर्ग के पहले कोई छोटा आ या बड़ा आ से अलग कोई भिन्न स्वर हो, मतलब स्वरों की संख्या हिंदी में अगर देखें तो कितनी होती है, 11 होती है, छोटा आ से लेकर के ओ तक। तो अगर विसर्ग के पहले कोई छोटा आ या बड़ा आ छोड़ करके बाकी 9 स्वर में से कोई स्वर आ रहा है और उसके बाद में फिर विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा अक्षर मतलब का वर्ग का तीसरा अक्षर गा, चा वर्ग का तीसरा अक्षर जा, फिर उसके बाद में टा वर्ग का तीसरा अक्षर डा और ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा और फिर पा वर्ग का तीसरा अक्षर बा, ये हो गए। या फिर चौथा वर्ण हो, अर्थात मतलब हम कह सकते हैं कि चौथे वर्ण में घा, उसके बाद में झा, फिर ढा और धा और फिर पावर का भा, पा फा बा भा, हाँ ठीक है, भा।
और पाँच मतलब तीसरा या चौथा वर्ड हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा में से कोई भी वर्ड हो, तो विसर्ग का क्या बनेगा, रा बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे देखो यहाँ पर लिखा गया दुह धन उपयोग। अब दुह में सबसे पहले तो छोटा ऊ दा का दा के ऊपर लघु ऊ है, उसके बाद में फिर क्या है बेटा, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में फिर क्या है, छोटा ऊ है। मतलब यहाँ पर दूसरा स्वर है ना, जैसे पहले क्या है, यहाँ पर छोटा आ तो है नहीं, यहाँ पर कहा गया छोटा आ या बड़ा आ ना हो, विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर हो, और फिर विसर्ग हो उसके बाद में कोई भी स्वर हो, या फिर जो आपको बताए गए हैं, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। क्या बन गया, दुरुपयोग। और देखते हैं दुह धन गुड़, तो इसमें भी वही चीज़ है, छोटा ऊ है, उसके बाद में फिर विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में फिर गा है। तीसरा अक्षर है, का वर्ग का तीसरा अक्षर है ना, का खा गा, तो ये तीसरा अक्षर होने की वजह से विसर्ग किस में बदल रहा है, रा में बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा। ऐसे हम देखें तो निह धन यात, निह, निह में छोटी ई है, उसके बाद में फिर विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में फिर या है। तो क्या कहा गया है कि जब छोटा आ या छोटी ई से अलग कोई स्वर हो विसर्ग के पहले, और बाद में या वा रा ला हा, या वा रा ला हा हो, या फिर दूसरा और उस दूसरे मतलब वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, या फिर कोई भी अन्य स्वर हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, तो रा में बदलेगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर या मिल रहा है, तो क्या हो गया, निर्यात हो गया। ऐसे ही पुनः धन जन्म में, तो पुनः धन जन्म में अगर हम देखें तो क्या बन गया, पुनर्जन्म बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है उसके पहले। अब अगले एग्जाम्पल, अगले नियम पर चलते हैं। पांचवा नियम, पांचवा नियम क्या कह रहा है, तो पांचवा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और बाद में आ अथवा कोई सघोष व्यंजन हो, मतलब विसर्ग के पहले आ स्वर हो या फिर आ अथवा सघोष व्यंजन हो, कोई सघोष व्यंजन, तो सघोष व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। मतलब जैसे का खा आपका अघोष है, लेकिन गा घा अंगा सघोष है। ऐसे जा झा इया सघोष है। ऐसे डा ढा अड़ा आपका सघोष है। फिर दा धा ना आपका सघोष है, और बा भा मा ये भी सघोष है। या अब इतने हो मतलब सघोष व्यंजन हो, या फिर या रा ला वा हा में से कोई हो, तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ और विसर्ग दोनों मिलकर के ओ होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो विसर्ग नहीं बदलेगा या फिर आ नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि मनः धन रथ, क्या कहा गया, मनः धन रथ। तो देखिए विसर्ग के पहले क्या है, आह, देखिए ना यहाँ पर अधूरा तो है नहीं, तो आह है, यानी छोटा आ है ना, छोटा आ है, फिर विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में रा है। क्या है, रा है। तो यहाँ पर ये विसर्ग और छोटा आ दोनों मिलकर के क्या हो गए, ओ बन गए। तो क्या बन गया, मनोरथ बन गया। क्या बन गया बेटा, मनोरथ बन गया। ऐसे अगर हम देखें मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद में क्या है, तो छोटा आ है, विसर्ग के बाद में क्या है, छोटा आ है, और छोटा आ है, और विसर्ग से पहले भी छोटा आ है, विसर्ग से पहले भी छोटा आ है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये दोनों मिलकर के ओ बन गए, और क्या हो गया, मनोनुकूल। क्या बन गया, मनोनुकूल। ऐसे तपाह धन बल, तो यहाँ पर बा यानी तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर है, पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, सघोष व्यंजन है, तो क्या बन गया, तपोबल बन गया। और क्या है, ऐसे हम लोग देखेंगे मनः धन कामना, तो ये क्या बन गया, मनोकामना बन गया। अधा धन गति, तो अधोगति बन गया। रजा धन गुण, क्या हो जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। और यशा धन दा, तो यशोदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यशोदा। अब हम लोग छठवें नियम पर चलते हैं। 5 नियम हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन 5 नियमों में अगर कोई भ्रम की स्थिति है, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और देखते हैं छठवां नियम क्या कह रहा है। छठवां नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अगर रा है तो ये विसर्ग गायब हो जाएगा, और उसके पहले का जो लघु स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। मतलब इसके पहले अगर कोई लघु स्वर है
लघु स्वर है तो ये किस में बदल जाएगा, ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा और विसर्ग को गायब कर दिया जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या कह रहा है बेटा, उदाहरण है जैसे निह धन रज। अब देखो निह में छोटी ई है, फिर विसर्ग है, फिर रा है ना। तो यहाँ पर विसर्ग को किस में, विसर्ग तो गायब हो गया और छोटी ई को क्या कर देंगे, बड़ी ई में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। ऐसे ही निह धन रस में देखें तो यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगा और विसर्ग गायब हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा। ऐसे ही निह धन रौ है तो छोटी ई बड़ी ई में बनेगा और विसर्ग गायब होकर के बन जाएगा नीरो। आशा है आपको ये वाला संधि का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विसर्ग संधि के अंतिम नियम को। 7वां नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग के पहले अगर छोटा आ है या फिर बड़ा आ है और उसके बाद में कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो विसर्ग वहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे देख लो अतः है, अतः में छोटा आ है ना और एव में क्या है, ए है, क्या है, ए है। तो यहाँ से विसर्ग को गायब करके सीधे क्या लिख दिया जाएगा, अतएव। क्या हो जाएगा, अतएव। आशा है आपको विसर्ग संधि के नियम समझ में आ गए होंगे। अब विसर्ग पूरे संधि से संबंधित हम लोग लगभग 150 प्रश्नों की सीरीज करेंगे। हालांकि ये सीरीज आप लोगों की 2 क्लास में या 3 क्लास में लिया जाएगा, 150 प्रश्नों की सीरीज संधि से संबंधित, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। व्याख्यात्मक तरीके से पूरे प्रश्नों की सीरीज की जाएगी। उन समस्त क्लासेस को देखने के लिए और जो पिछली क्लासेस चल चुकी हैं उन्हें देखने के लिए आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग इसे अपने मित्रों के पास शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में कल शाम 6 बजे इंग्लिश के यूज़ ऑफ कंजक्शन वाली सीरीज़ में, जिसमें हम लोग देखेंगे कंजक्शन से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ। तो कल शाम 6 बजे से आप लोगों का इम्पोर्टेंट MCQ होगा किसका, तो ये होगा कंजक्शन का। और शाम 7 बजे से आप लोगों का इम्पोर्टेंट MCQ होगा किसका, तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, MCQ हिंदी। ये दोनों आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा कल शाम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।